बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर, और ये इस सीरीज़ की 32 वीडियो है जो कि मैंने मुख्तलिफ पास्ट पेपर और प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने मौजूदा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाकर सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज इस पास्ट पेपर का पार्ट 2 आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई 2024 को। इसका पार्ट 1 जो मैंने प्रोवाइड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइडेड है। और आज के इस पार्ट 2 का हमारा पहला एमसीक्यूज है, जो कि है प्रोसेसर इज़ आल्सो कॉल्ड। तो प्रोसेसर को इन शॉर्ट हम सीपीयू भी कहते हैं, जो कि एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। और फिर उसके बाद विच सर्वर इज़ यूज्ड इन द मिनिमल वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी विंडोज सर्वर हाइपर-वी। Hyper-V is a virtualization server used to create and manage virtual environments. फिर उसके बाद which of the following value is correct value for this hexadecimal code, जो कि हमारे पास यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना था। ये हेक्साडेसिमल है तो इसकी यहाँ पे करेक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी करेक्ट वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन ए है। लेकिन ये कैसे है, इसको अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 और ये जाती है 9 तक, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है ए बी सी और ये जाती हैं एफ तक। अब ए किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 10 के इक्विवेलेंट होता है, बी 11 के, और इसी तरह 1 बाय 1 सबको आप यहाँ पे देख लें। अब इसके बाद हमने करना क्या होता है कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ये 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, और फिर 14 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, और 16 की पावर 2, और 16 की पावर 3 एंड 4 एंड 5, और इसको हमने देखना है। तो ये हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इनको अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास निकलती हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इनको हमने सम अप करना होता है। तो इन सब को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट जनरेट होता है वो ये ऑप्शन ए वाला जनरेट होता है। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, तो ये हमारे पास 101 एक बाइनरी वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने 2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। अब ये ए किस तरह से, इसमें हम 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है 2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए कि हमने तमाम बिट्स को इन्वर्ट करना होता है। कि इन्वर्ट इस तरह से कि अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, और अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो इन्वर्जन है इसको वंस कम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने वंस कम्प्लीमेंट परफॉर्म करना होता है। तो जब उस वैल्यू का वंस कम्प्लीमेंट हम परफॉर्म कर चुके होते हैं तो सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना होता है कि उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, यानी कि मोस्ट राइट साइड पे जो हमारे पास बिट होती है, उसमें 1 ऐड करना होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट जो जनरेट होता है वो ऑप्शन ए वाला ही जनरेट होता है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग द रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसके करेक्ट ऑप्शन ए है। और इसको फाइंड आउट किस तरह से करना है, तो हमारे पास सर्कल का रेडियस या एरिया फाइंड आउट करने के लिए, रेडियस अगर गिवन हो और एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हम इसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो इसकी पावर 2 लेके पाई के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगी। विच इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज़ बेस्ट, तो यहाँ पे जो लिस्ट में दिए हुए हैं तो बेस्ट तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बेस्ट नहीं होता,
तब तक जब तक वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग ना हो। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि हमने कहीं पे 100 रुपये रखे हैं और उसको हमने सिक्योर करने के लिए 50 रुपये का ताला लगा दिया है, तो ये एक रीज़नेबल सिक्योरिटी है। लेकिन अगर मैंने 100 रुपये रखे हैं और उसको सिक्योर करने के लिए मैंने 1000 रुपये का ताला लगाया है, तो ये रीज़नेबल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक लेमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वो अप्लाई करना होता है जो हमारी उस डेटा की एक्सेस है, जो यूजेबिलिटी है, उसको क्या कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हो, उसके ऑप्टिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। ये ना हो कि हमारा बहुत माइनर सी वैल्यू का डाटा हो लेकिन हम उस पर इंक्रिप्शन इतनी हाई लेवल की प्रोवाइड कर दें कि वो हमें प्रोसेसिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता हो। तो इस वजह से कोई भी एल्गोरिदम परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो भी इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम होते हैं वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक परफेक्ट होते हैं। ओवरऑल जनरली हम किसी एल्गोरिदम को परफेक्ट नहीं कह सकते। और फिर इसके बाद विच टेल अस अबाउट द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रामर है, जो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर्स को देखती है। फिर इसके बाद डैश पुट प्रैक्टिकली नो लिमिट ऑन द साइज़ ऑफ द बफर। तो साइज़ ऑफ बफर की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि एक हमारे पास बाउंडेड वैल्यू है और एक अनबाउंडेड वैल्यू है, और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी वैल्यू भी है जो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हम नो लिमिट की बात कर रहे हैं तो ये अनबाउंडेड की तरफ इशारा है। ऑप्शन भी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द डिवाइस फॉर स्पीड डिफरेंसेस। तो इसके लिए हम बफर इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि हमारे पास एक राउटर है और उसके पास डाटा आ रहा है, उसने प्रोसेस करना है और फिर आगे फॉरवर्ड करना है। तो समटाइम ऐसा होता है कि डाटा हमारे पास जो रिसीव हो रहा होता है वो इतना ह्यूज अमाउंट में होता है कि वो राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड से ज़्यादा हो जाता है। तो राउटर क्या करता है कि उसको टेम्परेरीली अपने पास स्टोर करता है। तो वो जो टेम्परेरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको हम बफर का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस में से बी ऑप्शन दुरुस्त है कि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं कि एरे में हम कोई भी एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो उसका इंडेक्स हम मेंशन करते हैं, तो ये हमें इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ट्रैवर्सन में हमें टाइम नहीं लगता है इसमें। और फिर उसके बाद C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स वेक्टर्स एंड स्ट्रिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी लीफ नोड इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री कहलाता है। और फिर उसके बाद द डॉक्यूमेंट डेट कंटेन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड यूजेज इज कॉल्ड द यूजर मैनुअल। विच रेशो इज़ 12 मिनट टू 1 आवर्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है 1 आवर 5। और ये कैसे बनती है तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिए, तो आप इसको देख लें। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोवाइड्स इक्वल टाइम टू ऑल प्रोसेसेस। तो इसमें जो हमारे पास राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है ये क्या करता है कि टाइम स्लाइस बनाता है और हर प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस प्रोवाइड करता है। प्रोसेस 1 को स्लॉट 1 मिलेगी, फिर प्रोसेस 2 को स्लॉट 2 मिलेगी, 3, 4 और फिर इस तरह जब सबकी बारी एक बार गुजर जाएगी तो फिर पहले की बारी आएगी, दूसरे की, तीसरी की, और इस तरह से ये आइट्रेशंस चलती जाती हैं। तो राउंड रॉबिन एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हर प्रोसेस को इक्वल टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग के लिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो इसका रिग्रेशन टेस्टिंग करेक्ट ऑप्शन है। मेंटेनेंस टेस्टिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट न्यू कोड चेंजेस डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। और फिर उसके बाद ए फ्लोर फंक्शन मैप ए रियल नंबर टू। तो ये ग्रेटेस्ट प्रीवियस इंटीजर की तरफ जाता है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं या ये कैसे परफॉर्म होता है, तो इसके आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देखें एक वैल्यू है 3.7, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये फ्लोर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए 3.73 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि
प्रीवियस इंटीजर की तरफ जाएगी। और अगर हम इसको नेगेटिव साइड पे देखें तो -2.3 को अगर हम प्रीवियस साइड पे लेके जाते हैं तो ये -3 बन जाएगी। क्योंकि -2.3 और -3 को अगर देखें तो आप मुझे बताएं कि इसमें ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। और फिर इसके बाद हमने देखना है रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन शुड बी डन इन वन स्टेप, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। और फिर इसके बाद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन, तो ये इनपुट पे डिपेंड करती है और इनपुट पे भी ऐसे कि ये हमें डिफाइन कर रही होती है, क्लू दे रही होती है कि साइज एंड नेचर ऑफ द इनपुट डाटा, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एंड देयर अरेंजमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, कि अगर हमारे पास इनपुट ऑलरेडी अरेंज फॉर्मेट में आ रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन अगर इरेगुलर इनपुट्स आ रही हैं तो पहले उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको इन शॉर्ट सास भी कहा जाता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। ट्रुथ टेबल ऑफ एनी बूलियन एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कार्नऑफ में बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। फिर उसके बाद द लैंग्वेज यूज द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैनिपुलेट इट, तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन ए होगी। और फिर उसके बाद आते हैं वाई USA लेफ्ट अफगानिस्तान, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है कि नो रीज़न टू स्टे एनी मोर, बिकॉज उसकी ये कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद आते हैं लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप ऑन विच सिटी, तो ये हिरोशिमा पे गिराया गया था। द लिटिल बॉय वॉज ए बॉम्ब, जो कि हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये वाक़या हुआ था। और फिर उसके बाद द बाली इज़ इन विच कंट्री, तो ये इंडोनेशिया में है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बीचेस, कल्चर, हेरिटेज और टूरिज़म इंडस्ट्री की वजह से है। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। मिलते हैं पार्ट 3 में मज़ीद इस पेपर के मज़ीद क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।